मैं सब याकूब। आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो टाइटल है सारे पाकिज खुद को बड़ा ज्ञानी क्यों मान लेते हैं। तो सभी भी कहते हैं हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो खैर आप देखते हैं क्या वजह क्या बनी, देखते वीडियो की बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और टाइटल है बांग्लादेश हिंदूज इमोशनल वीडियो ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वांट हेल्प फ्रॉम बीएसएफ। जी हाँ, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हमारे बॉर्डर पर हैं, उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई हैं तो वो बांग्लादेश के लोग ना, प्रायोरिटी तो उनकी बांग्लादेश के ऊपर बनती है। हमारे लिए तो दूसरे देश के लोग हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बांग्लादेश की पहली। हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, हम आपकी आवाज बन सकते हैं, हम आपकी चीजें उठा सकते हैं। लेकिन ये बात हुई कि आप वही कर रहे हैं जो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो जो चाहते तो यही हैं कि आप यहां से सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब कुछ हम हड़प कर लें। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? वो चाहते हैं कि आप छोड़ के भाग जाओ। तो छोड़ के भागना ऑप्शन तो नहीं है ना, इसमें तो दोहरा नुकसान है ना। एक, आप अपनी चीज वहां छोड़कर भाग आए, उस पर कब्जा हो जाएगा, और दूसरा आप जिस देश में आएंगे अब वहां के रिसोर्सेज, वहां के दूसरे लोगों पर आप अपना हक जमाएंगे। हक जमाएंगे इन द सेंस कि आपको भी तो हमें खिलाना पड़ेगा ना, आपको रहने की जगह देनी पड़ेगी। तो जो यहां के लोग हैं पहले उनका हक है ना उस पर। ये पॉइंट समझिए। और इसीलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं कि आप छोड़कर भाग जाइए। कहां जा रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी संपत्ति अब उनकी हो गई। तो ऐसा नहीं होने देना है। पाकिस्तान के हिंदुओं ने यह गलती की है, वो छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? अरे वो तुम्हारे 10 मारते हैं, तुम एक तो मारोगे उनका, वैसे भी मरना है। तो अपनी चीज छोड़ के मत भागो, बस बात यही। बाकी चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या समझते हैं बांग्लादेश में इस टाइम जो सिचुएशन बनी है, मिनॉरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, वो बॉर्डर पे जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुई है जिसमें हजारों की तादाद में, मैं कहूँगा सैकड़ों हजारों की तादाद में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी से कि भाई हमें इंडिया जाने दें, हमें अपनी जान बचानी है। क्या कहना चाहेंगे मिनॉरिटीज की जो वहाँ पे इस टाइम सिचुएशन है, और तो अपना बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ये इशू है, इसमें मिनॉरिटीज को अगर इस तरीके से डिस्टर्ब या अटैक किया जा रहा है, आपको लगता है ये बेहतर है? जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी है एज अ हिंदू, तो उसमें यह है कि जो भी बांग्लादेश कर रहा है इस टाइम, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी इस टाइम टेक ओवर में नहीं है, किसी की कोई बात नहीं मानी जा रही। एक दिन में उन्होंने बाहर से नोबेल प्राइज शुदा यूनुस साहब को बुलाया है और अगले दिन उन्होंने उसे हेल्प ले लिया है। ठीक है, तो मतलब ये हिसाब इस टाइम चल रहा है कि कुछ भी उधर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस बना के अपना एजेंडा पेश कर सकता है कि जी हिंदू आ रहे हैं या नहीं। चले, हम तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से बहुत से रेफ्यूजीज को गले लगाया, हमने उनको 40-50 साल पनाह दी और अभी भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, आप बताएं इंडिया लेगा उनको? नहीं, इंडिया की आर्मी ने तो मतलब वहाँ पे वो जो अपना उन्हें समझा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उन्हें यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये इलीगल वे से तो हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी ये हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ? और इसमें तो बड़ी बात का की जा रही है। नहीं साहब, ये कौन सा लॉजिक दे रहे हैं आप? तो आपके यहां तो हर कोई कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, तो आपके यहां कौन से धरने हो गए कि भारत के मुसलमानों को यहां बुला लो? आपके यहां धरने हुए क्या ऐसे कि भारत के जितने मुसलमान है 20-25 करोड़, सब उनको बुला लो भाई, क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा है उनके यहां? ये कौन सा लॉजिक है? ये प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया जाएगा बॉस। ये नैरेटिव इकलौता एक तरफा नैरेटिव नहीं चलेगा। पाकिस्तानी इंक्लूडिंग यू, मुझे लगता है कि आप कहते होंगे ना कि भाई भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, आपने क्यों नहीं कहते कि भाई इनको बुला लो पाकिस्तान? हिंदुओं पर हो रहा है तो आरएसएस को कहिए कि वो बुला लें हिंदुस्तान, है ना? लेकिन आप यही चीज कह रहे हैं कि वहां पर जुल्म हो रहा है, तो आप क्यों नहीं बुला लेते पाकिस्तान? वाह वाह, ये प्लानिंग कामयाब नहीं होगी जनाब। हिंदू अपना सब कुछ, माल जमीन जायदाद संपत्ति सब छोड़कर भारत चले आए जहां पे कुछ नहीं है, और भारत में जो हिंदू रह रहे हैं उन्हीं की संपत्तियों में हिस्सा मांगे फिर।
भाई उनको रहने के लिए देना पड़ेगा, खाने के लिए देना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेगी, है ना? तो चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से मुसलमान जो है वो खुश कि प्लान कामयाब हो गया। भारत के मुसलमान पर जुल्म हो रहा तो आप बुला लो, आप एक बयान दिलवा दो, आप रैली निकलवा दो कि भारत के मुसलमानों आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, सरकार पर दबाव डालो कि भाई यहां बुलाओ। आरएसएस पर तो फौरन आपने बात उठा दी। की जा रही है, इंडिया के जो लोग हैं उधर तो ट्रेंड चलाया जा रहा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और वहाँ उनके पीएम ने भी स्टेटमेंट दी है। इवन मोहम्मद यूनुस को उन्होंने ये बोला है, रिक्वेस्ट कह लें या मैसेज कह लें या वार्न कह लें, किया कि भाई आप बांग्लादेश की मिनॉरिटीज के ऊपर वर्क करें, ये जो अटैक हो रहे हैं इन्हें रोका जाए। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया ने आज से 40 साल से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता हो, ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया के एज एन एलाई मुल्क जा रहा था बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी को बड़ा मतलब मॉनिटर करते थे वो, बांग्लादेश की पॉलिसी जो भी है वो इंडिया के साथ चल रही मतलब थी। रिलेशन बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे अच्छा, फिर यही रीजन है कि उनकी अगर 40 साल से अगर बात करें या जितने टाइम से भी बात करें, अगर बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर थे, इकॉनमी इस वजह से उनकी बेहतर जा रही थी या करेंसी हमसे आगे इस वजह से चली गई? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं हो सकती कि इंडिया के साथ है फिर तो हम भी इंडिया के साथ हो जाए, हमारी भी करेंसी अच्छी हो जाए, वो बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि नेशंस जो भी बनती हैं ना, ये ऐसे ही एक्सपर्ट बन के बैठा है। भाई कहां तक पढ़े हो? तुम्हारी समझ साफ झलक रही है। तुम ये कह रहे हो कि जी रिलेशन अच्छे होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे तभी तो तुम्हारा मुल्क यूं डूबा पड़ा है, भिखारी बना हुआ है, भीख मांग रहे हो तुम लोग। जरा भी जियो पॉलिटिक्स समझ नहीं है तुम्हें, जरा भी इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है तुम्हें। हिस्ट्री भी तुम्हारी, अभी तक तो मुझे कोई हिस्ट्री में खास दिखा नहीं मामला। तुम ये कह रहे हो कि संबंध अच्छे होने की वजह से इकोनॉमी अच्छी नहीं बढ़ रही थी। ओ भाई जरा पढ़ जाके ध्यान से भाई, पाकिस्तानी किताबों को मत पढ़, उनका लेवल नहीं है। बाहर की किताबें पढ़ तब तुझे समझ में आएगा कि तू क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। सारी दुनिया पागल है कि एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे लग रही है, रख रही है। रिलेशन अच्छे होंगे तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो दोनों तरफ पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो और पैसे आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोगों में अकल नाम की कोई चीज नहीं है। बनती हैं ना जी, वो किसी कोर प्रिंसिपल के ऊपर बनती हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश वाले, मैं काफ़ी बंगालियों से मिला हूँ ये मिडिल ईस्ट में, अच्छा, तो काफ़ी प्राउड नेशन है बंगाली, मतलब हमारी तरह नहीं है, बटे हुए नहीं है, एक बंगाल कौम है वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसमें ये है कि बांग्लादेश में ये सीन है कि उनका जो सीन है वो मतलब बंगालों को प्रमोट करते हैं, वो पंजाबी सिंधी बलोची नहीं करते। ठीक है, वो ठीक कहते है, हैं हाँ, हम और उनके बंगाल प्रोटेस्ट में भी वैसे हमने देखा है कि उनका एक फ्लैग हमने देखा बांग्लादेश का, वही वो हर जगह नजर आ रहा था। हमारे इधर अगर प्रोटेस्ट लेट्स सपोज होते हैं ऐसे, तो किसी ने पीटीआई का फ्लैग, किसी ने नून लीग का फ्लैग, किसी ने पीपल पार्टी का फ्लैग उठाया होता है। मतलब इधर हम पार्टीज में बटे हैं, शिया सुन्नी में बटे हैं, हाँ। उससे आगे बहुत सी चीजों में बटे हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की अगर बात कर लें और ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसी होती नजर आ रही है? नहीं जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होनी होती तो उसी टाइम हो जाती जिस टाइम इमरान खान को निकाला गया था, या फिर 9 मई को हो जाती वो सिचुएशन ठीक है, कि हुक्मरान भाग जाते और वो जो काबिज हो जाते और वो वापस आ जाता। वो रेवोल्यूशन टाइप जो खान साहब के अंदर था कि पाकिस्तानी कौम को जगाया जाए, वो नहीं हो सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई मौका आएगा। अच्छा, आपने रेवोल्यूशन का, आपको लगता है बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है या फिर ये किसी एक्सटर्नल पावर ने अपना कुछ ना कुछ दखल अंदाजी की है? देखिए, मैं इसको सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रेवोल्यूशन ही कहूँगा, बिकॉज के ऑब्वियसली जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया किसी की भाई तुझे रेवोल्यूशन का ना परिभाषा नहीं पता, तुझे रेवोल्यूशन की मीनिंग नहीं पता तुझे। कि बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है, हिस्ट्री के मेरे विद्यार्थियों जरा इनको बताओ कि रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, क्रांति किसे कहा जाता है। रिजीम चेंज करना इज नॉट रेवोल्यूशन। किताबें ढंग से जाकर जरा पढ़िए जनाब। रिजीम चेंज करना, पीएम बदल देना, एक को हटा के दूसरे को बिठा देना, इसको रेवोल्यूशन नहीं कहते। रेवोल्यूशन की परिभाषा यह नहीं है।
रेवोल्यूशन वो था जो 1971 में बांग्लादेश ने पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से किया. दैट वाज रेवोल्यूशन. उन्होंने बदल दिया, नया इतिहास बनाया, नई कंट्री बनी. दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजादी ली. दैट इज रेवोल्यूशन. हमने सब कुछ बदला, हमने देश को नए सिरे से परिभाषित किया. यह रेवोल्यूशन नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है. कि किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ ही आया है. जिस तरह क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने रेवोल्यूशन लाया, चे गुवेरा ने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने भी साथ जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ मिलके रेवोल्यूशन लाया. ठीक है. तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको अगर कहीं लड़ना है, कहीं जाना है, आपको हथियार चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए. फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी जब भी रेवोल्यूशन होगा दुनिया में. ठीक है. अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन में अमेरिका ने क्या इन्वॉल्वमेंट की? 100%. अच्छा. देखें आप उसके देखें, एक तो होता है हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करें कि जी माइक पोम्पियो आया, उसने हसीना से ये. देखिए दोनों बातें खुद कर रहा है. ये कह रहा है कि हाँ जी अमेरिका का हाथ रहा इसमें, तो भाई वो रेवोल्यूशन कैसे हो गया? इसको कू कहते हैं, सत्ता परिवर्तन कहते हैं, बाहरी किसी फोर्स के द्वारा कराया जाना या बाहरी किसी फोर्स का करना. रेवोल्यूशन नहीं है. फिर ये आपने अपनी ही बातों को काट दिया, अपने ही लॉजिक को काट दिया. हसीना से ये बात की, फिर हसीना ने ये कहा, फिर उसने वो कहा. ये एक चले हम एक मन गढ़ंत कहानियां होती है, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता अगर प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई है. ठीक है, बिल्कुल. ये कोई भी आपको नहीं बता सकता. ये एक अपनी ओपिनियन, हवा के साथ ही खबर चल रही होती है कि जी जरदारी पे बुरा वक्त आ गया. अब जरदारी जो है ना वो 2 दिन से बोल नहीं रहा, चुप है, कुछ नहीं कर रहा. ऐसे ही है. समझ. अब उसकी क्या बात हो रही है, अभी इमरान खान की क्या बात हो रही है, आर्मी चीफ से, डीजीआई से हमें क्या पता. ठीक है. वो तो जो उन्होंने खबर लगानी है जी इमरान खान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, तो वो हमने मान लेनी है. वो अवाम तो उसी तरह तो चलती है. अमेरिका की कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? जी मैंने आई गेस इसमें पहले भी डिस्कशन की हुई है कि अमेरिका जो भी दुनिया में अपना कंट्रोल करता है ना, सुपर पावर की डेफिनेशन बता देते हैं हम अच्छा. आवाम को. सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया में विद इन 15 मिनट्स के टाइम लिमिट में वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है, किसी भी जगह पर वो पहुंच सकता है और वहां पे ऑपरेशनल कार्रवाई कर सकता है 15 मिनट में. ठीक है. जो कि हमें उसामा बिन लादेन के केस में भी नजर आया. वो उसामा बिन लादेन के केस में भी हमें नजर आया है. जी भाई ये तो नई चीज पता चली मुझे कि सुपर पावर उसे कहते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में 15 मिनट में जाकर एक्शन ले सकता है. भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और कौन सी किताबें तुमने पढ़ी हैं, जरा प्लीज मुझे बताओ यार, प्लीज मुझे बताओ. सुपर पावर का मतलब यह होता है कि 15 मिनट्स में वो हिट कर सकता है कहीं भी. कौन सा नशा किए हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी वो नशा कर लें यार. फर्जी एनालिस्ट हो भाई तुम, फर्जी. सुपर पावर कंट्री उसे कहते हैं जो इकोनॉमिकल तरीके से बहुत मजबूत होती है, बहुत स्टेबल होती है. सुपर पावर कंट्री उसे कहते हैं जो बाकी कंट्रीज से जहां के जो लोगों के राइट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, वो डेवलप कर चुकी होते हैं, वो सोसाइटीज जो डेवलप कर चुकी हैं. अभी आपको रोटी के लिए लाइन में लगे हो, आटे के लिए लाइन में लगे हो. अमेरिका में रोटी के लिए, आटे के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता. आपके यहां करप्शन का लेवल होगा 100%, अमेरिका में करप्शन का लेवल होगा 30%. इसलिए वो सुपर पावर है. सुपर पावर इसलिए है कि उसके पास पावर है दूसरे लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की. क्यों? चाहे वो मिलिट्री ताकत हो, चाहे वो पॉलिटिकल ताकत हो, चाहे वो सोशल ताकत हो, ऐसे सुपर पावर बनते हैं. सुपर पावर बनने का मतलब यह नहीं है कि 15 मिनट में कहीं भी जाकर हिट करने की क्षमता रखता हो तो वो सुपर पावर हो गया. अपनी किताब बदल दो, अपने टीचर को बदल दो, गलत पढ़ा रहा है वो तुम्हें, या गलत पढ़ाया है तुमने, या जिस लोगों के साथ उठते बैठते हो वो कंपनी चेंज कर दो, वो गलत बता रहे तुम्हें कि सुपर पावर का मतलब यह होता है कि 15 मिनट के भीतर दुनिया में कहीं भी जाके अटैक कर दे, हिट कर दे. क्या बेवकूफों वाली बात है यार ये.
जी ठीक है। बिल्कुल। ऐसे तो खबरें हैं कि अपना शेख हसीना वाजिद ने किसी मतलब इंटरनेशनल मीडिया को कोई स्टेटमेंट दी है इंडिया में बैठ के कि भाई अमेरिका इन्वॉल्व था, उसने ओपनली बोला है। मैंने ये खबरें सुनी, आपने भी शायद सुनी हो। जी ऑब्वियसली इन्वॉल्व था वो। एक आर्मी बेस बनाना चाह रहे थे, उनके पास एक आइलैंड है, ठीक है, तो उधर से वो चाइना, क्योंकि ताइवान वाली साइड पे थोड़ा सा मशकें कर रहा होता है, एक्सरसाइज। चाइना का जरा होल्ड ज्यादा है, नॉर्थ कोरिया वाली साइड पे भी, ठीक ठीक है, है। तो फिलीपींस वाली साइड पे भी, फिलीपींस से भी मांगे हैं इन्होंने बेसिस, मालदीव्स में इनकी ऑलरेडी बेसिस हैं, ठीक है। तो ये चाह रहे थे कि बे ऑफ बंगाल से ये केटर करें, और इंडिया चाह रहा था कि इंडिया, क्योंकि आपको मालदीव में किसके बेसिस हैं? अमेरिका के। मालदीव्स में अमेरिका के बेसिस हैं। कौन सा बेस है भाई मालदीव में अमेरिका का? क्योंकि आपको पता है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा प्ले करता है, वो अपना फायदा देखता है इंडिया। जाहिर बात है। इंडिया कभी भी किसी मुल्क का फायदा नहीं देखता। इंडिया ने ये सोचा कि चाइना को तो कंट्रोल, अच्छा इंडिया क्यों नहीं चाहता था? इंडिया देखें आपके, इंडिया की चाइना से के साथ जंग हो चुकी है, अभी भी चाइना के साथ इंडिया की उस तरह दोस्ती सलेगी नहीं है, रफ एंड टफ दिखाते हैं दुनिया को कि हम रफ एंड टफ हैं, रफ एंड टफ हैं, ठीक है, तो इंडिया तो बड़ा खुश होता है कि जी चाइना को पकड़ने के लिए तो उन्होंने एक और बेस बना लिया है, ठीक तो है, हमारा तो काम आसान हो गया है। बट इंडिया को ये भी पता था कि यहाँ से फिर ये हमारे मुल्क में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि उन्हें ये पता था कि आज अगर नेबर को यूएस जो सा वो अटैक कर सकता है, हिट कर सकता है, कल को इंडिया पे भी बारी आ सकती है, जो कि हमें भी समझना चाहिए चीज। हम खुश होते हैं, जैसे अभी हम खुश हो रहे हैं कि लो जी बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, लेकिन यही चीज हमारे इधर आएगी तो तब हम खुश होंगे। देखें, आप देखें पाकिस्तान की तो आवाम खैर ऐसी है कि जब भी कुछ बुरा होता है ना, यहाँ पर मिठाइयाँ ही बढ़ती हैं जी। मैंने अच्छा। नोटिस किया कि मार्शाल्लाह लगे तो मिठाई भी बढ़ती है यहाँ पे। हुकूमतें चेंज हो जाएं, हर चीज में इधर मिठाई बढ़ती है, और मिठाई खा के इन्हें पता नहीं होता हमने किस चीज के लिए मिठाई खाई है। अच्छा, मतलब अरे मिठाई से याद आया यार, वो जब अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुए थे तो पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया था भाई, ऐसा जश्न मनाया कि मतलब पूछो मत। तो हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है? अगले दिन तुम्हारे आईएसआई के चीफ पहुंचे थे, क्या नाम था उनका, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। ये तस्वीर देख रहे हो? यही तस्वीर थी ना? तो बोले कि जी टी इज फैंटास्टिक इन अफगानिस्तान। बड़े खुश हुए थे तुम लोग। तो ये बताओ कि ये फैज हामिद का क्या हो रहा है? फैज हामिद का तुम्हारे यहाँ कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। पता है कि नहीं पाकिस्तानी हो तुम लोगों को? शर्म आ रही है? अरे आंखों में जरा भी शर्म हो तो डूब मरो यार उसी में। फैज हामिद किसी तस्वीर को शेयर करके तुम लोग कह रहे थे अब देखो अफगानिस्तान से तो बाहर उखाड़ दिया हमने भारत को, इंडिया आउट कर दिया। बड़ा जश्न मनाया था तुम लोगों ने यार। मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तानियों तुम्हें बड़ा गेम समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो अब्दुल्ला मत बनो तुम, लेकिन तुम बन गए, क्योंकि कजन मैरिजेस करने से तुम लोग की IQ 70% के नीचे आ गई ना। ये मैं नहीं कहता, एक रिपोर्ट कहती है, जाकर पढ़ लेना, बस लगाऊंगा नहीं, कुछ काम करो तुम लोग, और जिस दिन थक हार जाना उस दिन वो रिपोर्ट में लगा दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, पढ़ लेना जाकर। तो मजा आ रहा है? फैज हामिद का कोर्ट मार्शल, DG ISI। कभी तुमने सुना है कि किसी रॉ के हमारे चीफ का कोर्ट मार्शल किया गया हो इधर भारत में? सुना है कभी? जब से खबर मुझे मिली ना, मैं हंस रहा हूं बस, और पाकिस्तानियों पर हंस रहा हूं कि ये वही पाकिस्तानी है जो बड़ी खुशी मना रहे थे, और ये वही पाकिस्तानी है जो बांग्लादेश में भी खुशी मना रहे हैं, और ये वही पाकिस्तानी है जो मालदीव्स में भी खुशी मना रहे थे। याद है? तो लेटेस्ट खबर आई है पाकिस्तान के दोस्तों, लेटेस्ट। मालदीव्स ने अपने 28 आइलैंड भारत को दे दिए हैं। ये स्क्रीनशॉट लगाया है। 28 आइलैंड, जाके पढ़ो बे तुम लोग, गेम समझते नहीं हो तुम लोग। मैं बार बार कहता हूं, जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता, वो बाद में दिखता है। 28 आइलैंड आ गए भारत के पास। ये है मोइजू, नाक रगड़ी है उसने। तब ये है कि हमारी आवाम जो ना सर, लिटरेसी रेट नहीं है, आवाम का Education का लिटरेसी बहुत- रेट नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है।
मतलब आई गेस पाकिस्तान में या लाहौर वगैरह वाली साइड, पंजाब वाली साइड में लोगों का 2-3 ही काम होते हैं मशगले दिन के। एक, किसी भी पूछना लाहौर में तो कहते हैं कहाँ से आ रहे हो, खाना खा के आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। शायद यही वजह है कि कोई भी हमें किसी भी चूरन, कोई भी चूरन दे के किसी भी साइड पे लगा देता है। कभी कोई मजहबी जमात आती है, वो अपना मजहब के नाम पे हमें जो सा वो इकट्ठा कर लेती है, पीछे लगा लेती है, और चाहे अपने उसके कोई भी मकसद हो। कभी कोई आता है, कोई कहता है कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, 76 साल से हमें ये चूरन दिया गया। आपको लगता है कि हम इन चीज़ों के पीछे लगते हैं और अपना नुकसान करते हैं? हाँ ना, प्रोग्रेसिव थिंकिंग से ये चीज़ें रोक रही है ना आपको आगे नहीं बढ़ने का सोच रही कि यार हम सारे मिल के कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएं दुनिया में। ये चीज ठीक है, हम ऐसी इंडस्ट्री लगाएं दुनिया में कि भाई अब देखो, स्विट्जरलैंड दुनिया का छोटा तरीन मुल्क है। ठीक ठीक है। है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स, दुनिया का सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर स्विट्जरलैंड का है। इतना सा कंट्री है, क्यों? ठीक है। पूरा यूरोप कनेक्ट होता है उसकी, हर साइड से यूरोप का हर मुल्क कनेक्ट होता तो है उसके वैसे साथ। तो पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है जी, कॉर्नर का प्लाट है, बहुत ही अहम, मतलब इसकी वैल्यू है। कॉर्नर का प्लाट। हाँ, कहा जाता है ऐसा पाकिस्तान के बारे में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जब तक हम कश्मीर के चूरन से या ये मजहबी एक्सट्रीमिज्म से ये आगे नहीं निकलेंगे तो आपको नहीं लगता कि चेंज नहीं आएगा? हाँ ऑब्वियसली, और नहीं, लेकिन ये निकल नहीं ना सकते, क्योंकि अच्छा। फिर हुकूमत के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा आवाम से बात करने के लिए। क्या बात करेगा? ठीक है। आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के? हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। ठीक है, ये बातें नहीं होंगी, गज़वा हिंद की बातें नहीं होंगी। अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गज़वा हिंद होगा। अच्छा। दुनिया के जिस मर्जी बंदे से पूछना, वो पाकिस्तानी कहते हैं अभी गज़वा हिंद होगा। आप बताएं गज़वा हिंद होगा या हो चुका है? मैं तो गजवा हिंद आपके रिसर्च के बारे में, आपके रिसर्च मैं आपसे, मैं देखने वालों को भी, आपको भी ये कहना चाहूंगा, गजवा हिंद का तो मुझे इस टाइम पता नहीं है। गजवा सिंध जो इस टाइम चल रहा है, गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा बलोचिस्तान चल रहा है। शायद मेरी बात बुरी लगे किसी को, आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे हमारे इधर गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में जो हालात है, बलोचिस्तान में जो हालात है? वो तो आप बात ठीक है, लेकिन हम ये बात वो आपकी बात ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली आप मुझे बताएं कि पूरा पाकिस्तान कहता है गज़वा हिंद होगा। ठीक है, आपके ख्याल से, आप अपनी रिसर्च भी तो बताएं मैं ना। इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकता, देखे मैं अगर अपनी ओपिनियन दूंगा मेरे पे कोई फतवा ना लग जाए। चले तो मेरे पे फतवा लगवाना आपने। अच्छा, मुझे बताएं, ये अगर हम ऐसी ये सोच जब तक रखेंगे कि अच्छा चलें, आप इसकी बात कर दें, आज का जो मुसलमान है, एक मुसलमान 10 काफिरों पे या हिंदुओं पे भारी, जो ये कंसेप्ट है, ये आपको लगता है कि ये एक चूरन है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? भैया ऐसे तो फिर हमें क्रिकेट में एक खिलाड़ी को भेजना चाहिए, उनकी 10 लोगों की टीम आए, 11 की आए, हमारा एक ही जाए, एक जाए चल जाए बैट्समैन, एक बॉलर चल जाए और जीत के आ जाए, तो मुसलमान है ना? अफरीदी है ना। नहीं, फिर भी ऑन सीरियस नोट अगर बात करें, ये जो कंसेप्ट बताया जाता है 10 पे बारी है, 11 पे बारी है, क्या? एक हजरत खालिद बिन वलीद, अच्छा, ठीक है, एक सलाहुद्दीन अयूबी, ठीक है। ठीक है, ये दो आप कह लें, और बाकी हजरत उमर को भी आप कह लें, मतलब उसमें हजरत अली को भी, वो फिर साहबी में आ जाते हैं। बट जर्नैल दो बड़े, ये इनसे बड़ा कोई नहीं आया। ठीक है। तो आप मुझे बताएं, कभी इन जर्नैलों ने अपनी फौज को ये कहा है कि यार हम एक हैं तो वो आगे 10 बंदे हैं? या आप कोई हदीस बता दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि एक मुसलमान है तो 10 जो है वो हिंदू हैं या बुत परस्त हैं, उनके बराबर है। नहीं, तो ये कंसेप्ट फिर किधर से आया जो हमें बताया जाता है? ये मतलब ये क्या किसी हदीस में या किसी मजहब में नहीं है, इस्लाम में नहीं? ये ज़ियाउल हक ने हमें बताया है। अच्छा, यानी कि ये समझ लें हमारे अंदर जज्बा जगाने के लिए हमें बताया गया है। देखिए, अगर जज्बा ना जगाया जाए तो फिर देखिए ना, आपने एक पूरी जनरेशन को आपने जो है ना वो ब्रेन वॉश किया है। ठीक है। फिर ऐसे में तो हिसाब लगाऊं तो जो 93,000 पाकिस्तानी कलमा गो फौज ने जो सरेंडर किया था, वो तो अगर एक 10 पे भारी है तो भाई साहब वो तो 93,000 का तो 10 कितना हो जाएगा? 9,30,000 हो जाएंगे क्या? हिसाब थोड़ा कमजोर है यार मेरा, बता देना तुम लोग। तब तो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेना था, लेकिन नालायकों ने हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। ये कैसे कलमा गो पाकिस्तानी फौजी थे भाई? अच्छा, मजा तब आता है ना जब पाकिस्तानी लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हम रहते तो हम करके दिखाते। अबे वो फौजी थे, उनकी ट्रेनिंग हुई थी, सालों साल की ट्रेनिंग, हथियार चलाने से लेके फिजिकल ट्रेनिंग, वो न टिक पाए तो तुम किस खेत की मूली हो बे? वो मुसलमान भी थे, कलमा भी पढ़ा था उन्होंने, ट्रेनिंग भी की थी, लड़ने की ट्रेनिंग, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग, उनको एक जवान लड़ाका बनाया गया था। और तुम अभी पहले पायदान पे हो, तुम सिर्फ मुसलमान हो और तुम कहते हो कि हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। अब जब वो नहीं कर पाए तो तुम क्या घंटा? ठीक है।
ٹھیک ہے. آپ اسکول میں آپ کے ٹیچروں نے یہ بات, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں 2 یا 1 کلاس میں ہوں گا تو مجھے کسی ٹیچر نے بتایا ہوگا کہ جی ایک مسلمان 10 کے برابر ہوتا ہے اور ہندو ایسے ہیں اور ہندو ویسے ہیں. بچپن سے ہی ہیٹریٹ پھیلایا گیا ہے ہندوؤں کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تھرو. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کر لیں یا ہمارے جو ٹیکسٹ بک کی بات کر لیں, سلیبس کی بات کر لیں, یہ ہمیں شاید یہ بھی باہر سے آتا ہے. ایون میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, ایون جو ہمیں یہاں پہ اسلام بتایا جاتا ہے نا, یہ بھی ہمیں امریکہ بتاتا ہے کہ یار یہ آپ نے اسلام کے بارے میں بتانا ہے. یہ میری اوپینین ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ نے بتایا انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے آزاد ہے, وہ اس کی ریزن کیا ہے؟ کب سے انہوں نے آزادی کی طرف, مطلب ہم بھی تو ان کے ساتھ ہی آزاد ہوئے, یا ان کے ساتھ جب وہ 1947 میں بھارت انڈیا نے جو ان سے اپنا ایک بنا کہ بھائی آزاد ہو گئے دوبارہ سے, ہم بھی تب الگ ہوئے, تو آج ہم کیوں نہیں آزاد؟ ہماری فارن پالیسی کیوں نہیں آزاد, ان کی کیوں آزاد؟ بیکاز وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. ٹھیک ہے, انڈیا کی آپ جو اکانومی دیکھ لیں, اب انڈیا کو ایز اے ہول, انڈیا ایز اے اسٹیٹ کی جگہ انڈیا ایز این انٹرپرنورشپ دیکھیں, انڈیا ایز ان میڈ ان انڈیا دیکھیں. ٹھیک ہے, انڈیا ایز ان ڈسکور انڈیا دیکھیں. ٹھیک ہے, انڈیا کی برانڈنگ ہے سر. انڈیا دنیا کو, آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ایک ایونٹ ہوتا ہے IPL. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے جو بڑے بڑے فٹ بال کی لیگز ہیں نا یورپین, ٹھیک ہے, اس سے بڑا ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑا ایونٹ ہے. اچھا, آپ کچھ لوگ لاجک یہ دے دیتے ہیں یار ان کی آبادی زیادہ ہے اس وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ لاجک ہے, مطلب صرف یہی لاجک ہوگا جس کی وجہ سے آج انڈیا چلیں آبادی کو دیکھنا تو فرانس کیوں اتنا امیر ہے؟ ہاں یہ بات ہے. اگر آبادی کو دیکھنا UAE کیوں اتنا امیر ہے؟ اب تیل ہے, یہ آپ کے پاس صرف بہانے ہیں اپنی قوم کو دینے کے لیے. وہ تو اتنا بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ چھوٹے ملکوں کی ترقی کیوں نہیں دیکھ رہے؟ UK چھوٹا سا ملک ہے, پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, آبادی بھی کم ہے. ٹھیک ہے, آبادیوں سے کبھی بھی آپ کی جو ہے نا وہ طے نہیں ہوتا کہ جو ہے معاشرہ وہ سکسیسفل بنے گا یا وہ سکسیسفل نہیں بنے گا. ٹھیک ہو. چلیے ایک پوائنٹ پہ تو میں ان بھائی صاحب سے اگری کرتا ہوں, یہ بات بالکل صحیح ہے. اور پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ آبادی کا سمبند ان کے ریلیجن سے, ان کے مذہب سے ہے. یقین مانیے یہ چورن کھا کر آپ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, آپ کے یہاں کے بہت بڑے بندے ہیں حسن نثار, وہ کہہ رہے ہیں, سنیے. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا ہے. آبادی میں تیزی سے اضافے والے دنیا کے ٹاپ 30 ممالک میں شامل ہے. خطے میں نمبر 1 ہے. 2050 تک تقریباً 48 کروڑ 3 لاکھ تک ہو جائے گی. پلے نہیں تیلا کر دی پھرتی میلا میلا ہے, تم سے 24 کروڑ تو سنبھالا نہیں جا رہا. بھوک, ننگ, خودکشیاں, جرائم. میں نے جب کالم نگاری شروع کی ہے مریم, میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں ہر سال کم از کم 1 یا 2 کالم یہ آبادی میں اضافے پہ. میرا بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس کا, تو میں جانتا ہوں یہ بہت بھیانک چیز ہے. آبادی سے بڑا مکروہ کاروبار کوئی نہیں, اس سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں. یہ قرضے کا بھی باپ ہے, یہ قرضے کی بیبے ہے. ماشاءاللہ یہ ملک قرضوں اور انسانوں میں نمبر 1 ہے. تمہارے بچوں کو پاک صاف دودھ نصیب نہیں ہے. ارے کہ گلابو, یہ امت ہے اس کی. ہم زندہ قوم ہیں, متحدہ قوم ہیں, تو فلانا ہیں. تو اگر آبادی کو آپ اوپر والے کی رحمت مانتے ہیں, بڑھائے چلیے, ہم تو چاہتے ہیں بڑھائے چلیے, بڑھائیے خوب بڑھائیے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں مت کرنا کہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے, روزگار نہیں مل رہا, تو یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا. اور یہ سارے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے دیش کے بھیتر بھی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات آتا ہوں, اوور آل جو ان بھائی صاحب کی ایکسپرٹ بن کے جو بیٹھے ہیں, ان کے پاس بالکل نالج نہیں. ان کے پاس نالج کی, فیکٹس کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ بس یہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے سوال جو تھا سوہیب بھائی کا سوال تھا کہ بھارت جب 1947 میں آزاد ہوا تو وہ آج اتنا ڈیولپ کیسے ہو گیا. آپ کو وجہیں گنانی چاہیے تھی, آپ نے ہوائی باتیں کی. آپ کو وجہیں بتانی چاہیے تھی کہ بھارت نے اپنے فیوچر کو دیکھا اور فیوچر پلان کیا, لائک IITs بنائے, کالجز بنائے, یونیورسٹیز بنائے. ہمارے یہاں پنچ ورشیہ یوجنائیں آتی ہیں 5 سال کے لیے, وہ سرکاریں جو بھی آتی ہیں, کسی بھی سرکار ہو, وہ اگلے 5 سال کیا کرنا ہے اس کا بلو پرنٹ تیار کرتی ہیں کہ اس بار ہمیں ایگریکلچر پہ محنت کرنی ہے, اس بار ہمیں انڈسٹریز پہ محنت کرنی ہے, اس بار ہمیں ایجوکیشن پہ محنت کرنی ہے. وہ لگاتار چیزیں ہوتی ہیں, ہر طرف کام ہوا. تو 1947 سے لے کر اور اب تک کام ہو رہا ہے, اب اس کے نتیجے دکھ رہے ہیں. سپورٹس تک پہ کام ہو رہا ہے, اب اس کے نتیجے دکھ رہے ہیں. IPL بھی اسی کا نتیجہ ہے. تو آپ کو وجہیں گنوانی چاہیے کہ وہاں کے جو لیڈرز کا ویژن ہے, جو وہاں کے لوگوں کا جو ویژن ہے, وہ
अब आपके टाइम से 100 साल आगे जा चुका है। हमने यूपीआई क्यों बनाया? क्योंकि हम उस दिशा में सोच रहे थे, हम उस प्रॉब्लम को समझ रहे थे और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे थे। हमने उस वक्त आईआईटी बनाई, उसका असर आज दिख रहा है 40 साल बाद, 50 साल बाद। तो वो उस वक्त का विजन था कि आज मैं आईआईटी बनाऊंगा तो आगे चल के 50 साल बाद, 40 साल बाद मेरे देश को फायदा होगा। यह विजन आपके यहां नहीं था। उस समय टाटा ने कहा कि मैं इस चीज की इंडस्ट्री लगाऊंगा, आगे चल के मुझे अपने देश में मेड इन इंडिया करूंगा। आपके यहां यह विजन नहीं था। ये पॉइंट्स आपको गिनवाने चाहिए। आपने हवाई बातें की। एक्सपर्ट्स पॉइंट बताता है, अंदर बताता है, आपने हवाई ऊपर बातें करके निपटा दी। और नॉलेज बढ़ाइए भाई साहब। नॉलेज गेन करने की आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ऐसे एक्सपर्ट बन के मत बैठिए, लोग हंसेंगे। मतलब मेरे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत, जो और ज्यादा है वो तो आपको देख के हैरान हो जाएंगे। मैं तो थोड़ा बहुत ही रखता हूं, फिर भी मुझे पता है कि आप बिल्कुल खोखले हैं अंदर से। आप हवाई बातें करना और नॉलेज बढ़ाइए, पढ़ाई करिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ गया, वो पाकिस्तान पर भी फिट होता है और इंडिया पर भी। उस भाई ने बात की कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और आरएसएस क्यों एहतजाज नहीं करती। वजह कि हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस, क्योंकि आरएसएस एक प्योर हिंदू जमात मानी जाती है मुसलमानों के, पाकिस्तान के मुताबिक, तो आरएसएस एहतजाज क्यों नहीं करती। तो सवाल मेरा ये है, आप मानते हैं या हम पाकिस्तानी मानते हैं इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, क्या हमने कभी एहतजाज किया? बात पता है क्या है, इन दोनों मुल्कों में फ़र्क है। हालांकि वो बात एक जैसी है, वो बात मैं आपकी मान रहा हूँ। यहाँ कभी नहीं ऐसा हुआ कि हम कहें कि हिंदुस्तान के पास मुसलमान यहाँ पर आ जाए। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे तो वो तो वैसे आपसे पहले ही ज़्यादा है उधर, वो सारे आपके पास आ जाएंगे तो आपने उसे खिलाना कहाँ है। ये फैक्ट है पाकिस्तान का और ये हकीकत है। अब मैं आ जाता हूँ इंडिया की तरफ। यार, आप जो 70 मुल्कों को गंदम देने वाले थे, क्या वो 1.5 करोड़ जो हिंदू हैं उनको नहीं दे सकते अपने मुल्क में? मैं लोग साहब के पॉइंट से मैं मुतफिक हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल उनको नहीं आना चाहिए, मैं भी इस चीज़ से मुतफिक नहीं आना चाहिए। पहली बात यह है कि जो उधर के मुसलमान हैं, बांग्लादेश के मुसलमान, वो चाहते शायद ये हो कि जो इधर के हिंदू हैं 1 करोड़ 30 लाख जितने भी हैं वो इधर से चले जाएँ और उनकी जो संपत्ति है, उनकी मेहनत की बनाई हुई चीज़ें, उनकी बनाई हुई ज़मीनें, उनके बनाए हुए मकानात, उनकी सारी चीज़ें हम हड़प लें और फिर जो हिंदुस्तान के अंदर बेफरा तफरी पैदा हो जाए। मतलब बांग्लादेश के मुसलमान क्या एक चीज़ से 2 शिकार करना चाहते हैं? अलोक सर का पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड है कि वाकई वो ऐसा चाहते हैं कि 2 शिकार करना चाहते हैं। एक इंडिया में अफरा तफरी फैल जाए, जो इंडिया के अंदर हिंदुओं की संपत्तियाँ या इंडिया के लोगों की संपत्तियों पर आकर बांग्लादेश के हिंदुओं कब्जा हो जाए, उनको देनी पड़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होना नहीं आप चाहिए। हिंदुओं की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं हिंदुस्तानियों? क्या सपोर्ट कर रहे हो? आपने पूरे आवाज ही दुनिया में क्यों वावेला मचाया हुआ है कि वो हिंदू हैं? अपने हम फलस्तीन की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मजहब के एतबार से। तो वो भी कह सकते हैं, हम करें तो ठीक, वो करें तो गलत है। भाई मैं उसी की तरफ आ रहा था। अच्छा, आप वावेला कर रहे अपने हिंदू मजहब भाइयों के लिहाज से कि वो मजहबी भाई हैं हमारे। इसी तरह हम कहते हैं कि फलस्तीनी हमारे मजहबी भाई हैं। अच्छा, अब तो वो बातें ना रही, वो लोग ना रहे और ना वो सोच रहे हैं। मेरे भाई, जब मक्के से हिजरत करके लोग मदीने आए थे तो सारी जायदादें संपत्तियां छोड़कर इधर आए थे, तो इन लोगों ने अपनी जायदादें वगैरह सब कुछ दी थी। हालांकि वो मुसलमान अब नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। आप तो बहुत पक्के सच्चे हिंदुस्तानी होंगे और हिंदू होंगे, हिंदू मजहब को मानने वाले, 70 मुल्कों को गंदम देने वाले। 1.5 करोड़ को गंदम नहीं दे सकते, रोटी नहीं खिला सकते चंद दिनों के लिए रेफ्यूजी कैंप लगाकर। ना आने दो मुल्क में, इंटर ना मतलब के शहरों में जाने दो, बॉर्डर के करीब उनके कैंप लगा दो, वहां पर उन्हें कुछ देर खाना तक उसमें भी एक वजह है। उसमें मुझे बात बताओ ना, कैंप लगाओ या तुम जब बात एक मसला बात हल हो जाए। 1 मिनट मेरी बात सुन, जब मसला हल हो जाए तो वापस भेज देना। उसमें एक वजह ये है, अच्छा, उसमें घुसपैठी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें टेररिस्ट हो सकते हैं, उसमें ऐसे मैं मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। इस बात का मैं जवाब देता हूँ। नंबर वाइज करें, उनके पूरा रिकॉर्ड लें उनसे
کہ میاں آپ بتائیں کہاں سے آئے, آپ کے والد کا نام یہ, وہ سب کچھ کریں. تو ایسا وہ کریں گے. فوج BSF کیا کر رہی تھی؟ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں, ہم آپ کو لیگلی طریقے سے صحیح طریقے سے ہم آپ کو آن ریول ویزا بھی شاید دے دیں. گورنمنٹ انڈیا. اچھا یہ مدعا بہت دلچسپ ہو گیا پورے بنگال میں نا, یہ بہت مدعا دلچسپ. بنگلہ دیش میں پتہ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ان کے اندازے کے مطابق 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہندو ہیں, اور اب وہ سارے اکٹھے ہیں بنگلہ دیش میں, جہاں جہاں پر ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. لکھ دی لعنت مسلمانوں توڑے ہوتے, کروڑ والی لعنت کہ تسی کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر تم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے اتنے اقتدار. نہیں, آج کی خبر ہے, آج کی خبر تازہ, کچھ بڑا ضرور ہونے والا ہے. بڑا یوں ہونے والا ہے کہ OIC کی میٹنگ بلائی جا رہی ہے, جو اسلامی کارپوریشن ہے سارے کنٹری. ہنگامی میٹنگ ایران کی طرف سے. پاکستان نے سپورٹ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو شاہین 3 دینے کی بات ہے نا کہ شاید پاکستان دے دے, تو ہو سکتا ہے کہ شاہین 3 واقعی میں پاکستان ڈلیور کر دے اپنا اسرائیل کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا خیال اسرائیل کو ڈلیور کر دیں, سوری ایران کو. اچھا مدعا ایک اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. افغانستان کے اندر جب امریکہ گیا تھا, فیض حمید کی چائے والی تصویر بھی لوگ سب نے دکھائی. ٹی واز فنٹاسٹک, ہم نے سود بھی بولا تھا. تو بڑے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی کہ اب ہمارا افغانستان رائٹ ہینڈ ہو گیا. وہی افغانستان آج ہماری آزادی والے دن, ہماری پیدائش والے دن, ہمارے پاکستان بننے والے دن انہوں نے ہم پر اٹیک کیا. افغانیوں نے 4 سولجر ہمارے شہید ہوئے ہیں. یہ وہ خوشیوں کے نتیجے جو ہم نے بڑی شروع میں جس طرح آج ہم بنگلہ دیش کی. میری بات نہیں, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے بنگلہ دیش میں لوگوں پر ہونے کی, کوئی خوشی نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے وہ کیا کریں گے نہیں کریں گے. ہمیں نہ ان سے نفرت ہے اور نہ ہی ان سے کوئی سروکار ہے میرے بھائی. ان کے اپنا ملک کا مسئلہ حل کرے نہ کرے, جو دل کرتا کریں. اچھا افغانستان کی اور پاکستان کی بات کر دیا آپ نے. ہم نے کم از کم کسی وقت میں ان لوگوں کے سر پر ہاتھ تو رکھا تھا, یہ تو ایک فیکٹ ہے. اچھا دوسری بات آ گئی, اب وہ بات اپنا غصہ نکالیں کہ انہوں نے اڈے لیے, انہوں نے فلاں کیا, انہوں نے ڈھگان کیا, جو کیا وہ کیا, یہ کیا. ٹھیک ہے, اس کا اثر کیا نکلنے والا ہے؟ افغانستان کا جو بننے والا ہے اس چیز کی کبھی کسی کو خبر نہیں ملی, نہ کبھی کسی نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اس کی پیٹھ پر جو ہاتھ ہے نا میرے بھائی, وہ آہستہ 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 اٹھے گا. اچھا مجبوری میں انہیں اٹھانا پڑے گا. بات آ گئی موئیز کی یا کہ مالدیپ کی. جب مالدیپ سے بھی انڈیا آؤٹ کی کمپین چلی تھی تو اس میں پاکستان میں بڑے بھنگڑے تھے. یہ تو یار آج کل بھی بڑے بھنگڑے انڈیا میں آ رہے ہیں, مجھے پتا ہے. ابھی اس ویڈیو میں بہت کچھ کہا گیا ہے. 28 آئی لینڈز محمد موئیز نے تھما دی انڈیا کی جھولی. کس کے لیے جھولی میں ڈال کرنا کیا اس کا انڈیا نے, مجھے یہ ادھر انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے, مجھے نہیں پتا کیا کرنا. بس اتنا پتا ہے کہ دے دی, انہوں نے جو مرضی اس پر کرو. اچھا ذرا سوچو یار, پڑھے لکھے لوگ ہو آپ ہندوستانیوں, کوئی اپنا ملک آپ کو دے سکتا ہے؟ وہ آپ کاروبار کرو گے, پیسہ انویسٹ کرو گے میرے بھائی, کیا ہو گیا یار بات کرنے میں. بات جلسی کیوں ہو رہی ہے, مجھے دھواں کیوں نکل رہا ہے, مجھے بات اتنی جلسی بھی کیا یار. تمہاری باتوں سے کچھ نہیں ہوگا, میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے. کچھ نہیں ہوگا, تمہیں پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا اور تم کاروبار کرو گے. انڈیا تو آج تک کوئی خرید نہیں سکا. ایک سیکنڈ, انڈیا نکلا جتنا, ایک منٹ میری بات, جتنا پیسہ امریکہ نے پاکستان کو دیا ہے میرے بھائی, کیا اس نے وہ لینڈ خرید کر اپنے نام کر لی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے, سمجھ میں وہی موضوع خود آج ناک بھائی میری بات سنو, پہلے تو بکواس یہ بند کرو. اس بندے کا جو صحیح نام ہے اس کا پتہ چلے, موئیز ہے, اس کا نام موئیز مان لیتے ہیں, شاید موئیز ہو یا موئیز ہو, جو بھی ہے موئیز مان لیتے ہیں, اس کا نام ہے. موئیز نے انڈیا آؤٹ کمپین چلائی, اس پر الیکشن لڑا, جیتا, انڈیا کو نکالا, انڈین آرمی کو نکالا. لوگ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گریٹر گیم تھی یہ. آپ ہم نے جس بات میں اگر کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا, اور جو ان کی ڈپلومیسی ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں. دیکھیں آج وہی محمد موئیز ہے, آج وہی موئیز ہے ان کی. اچھا ریڈ کارپیٹ جو اس کے لیے بچھایا گیا تھا, وہ مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بچھاؤ گے تم لوگ. جی بچھایا, کیونکہ وہ PM تھے, عزت دینا انڈیا کا فرض تھا, وہ مہمان تھا ان کا. اور انڈیا کے لوگ مہمان کی عزت کرنا جانتے ہیں. اس پر بھی آپ کو جلسی ہے؟ نہیں, مجھے کوئی جلسی ہوئی کیوں ریڈ کارڈ موئیز کو دیا؟ یار میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا اس نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے خود دیا؟ ان کی پرمپرا, اس پر آپ غلط بول رہے ہیں.
آپ کو جیلسی ہو رہی ہے, میری کوئی جیلسی فیکٹر نظر آ رہا بات ہے, سنو وہ ان کی پرمپرا ہے. وہ یار انوک سر کی بات ہو رہی تھی شاید, اس نے کہا کہ وہ ناک رگڑنے کے لیے یہاں پر آیا. اچھا وہ ناک رگڑنے کے لیے آیا تو اس نے آپ نے ریڈ کارپیٹ پہ اسے لایا کہ یہ ہمارے یہاں ناک رگڑنے. تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے کیا اس کو میری بات سننے تیز بننے کی کوشش مت کر. چھوڑ اس کو, مطلب تمہارے گھر کوئی مہمان آتا کوئی ہے, مدعا آیا ہے تو اس کی بات کر رہے اصل میں ایسی یہ بچے والی بات ہے, یہ جھوٹ پہ وہ جھوٹ, یار جیلسی پہ جیلسی, تمہارا منہ نکل رہا ہے نا, چھوٹے سے چھوٹا یہ چھوٹا یا بڑا ہے, تم یہ چھوڑو, اس کی اپنی سیلف تمہارے گھر کے اندر مہمان اس کی عزت نہیں کرو. کرتے رہو بات, میں نہیں رکوں گا, میں جب تک بات کمپلیٹ نہیں رکوں گا. تم لوگوں نے اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا, اچھا اس نے خود نہیں کہا, اچھا کیا تم نے ناک رگڑی اس کے لیے, اس کے آنے کا تم نے احترام کیا میرے بھائی. اس نے تمہارے سامنے سر نہیں جھکایا, اس نے اگر اپنی زمین دی ہے تو تمہیں اس کے بدلے کچھ لے گا تم سے. تم نے وہاں پر کاروبار کرنا ہے, وہاں پر تم نے پیسہ خرچ کرنا ہے. سمجھنا ہے میری بات. زمین آئی لینڈ تھے مالدیو کے, دے دی ہے مالدیو نے. یار میں جیلس نہیں ہو رہا, تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری زبان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جو فیکٹ ہے نا, جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. انڈیا اتنا خوش مت ہو, تم پیسہ لگاؤ گے پیسہ کماؤ گے, زمین ان کی ہے اور کیا صرف محمد معیز کے لیے یا معیز کے لیے کارپیٹ راٹ بچھایا, یہ پہلے بتا رہا ہوں. اگر اس کے لیے صرف بچھایا تو پھر میں مانتا ہوں انڈیا نے نہ کر پڑے گی. انہوں نے تمام مہمانوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا سب بھائی, پہلی بات. اور مہمان کی عزت کرنا آپ بھی مانتے ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, مہمان آپ کے لیے فرشتہ ہے. فرشتہ مطلب پاک ہے, پاک مطلب آپ کے لیے ایک رحمت کا سندیش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر آپ پوری آ جاؤ, میں مہمان پر آ جاتا ہوں. مہمان تھا ان کا. ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی انسان سے خوش ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو بیٹی سے نوازتا ہے, پھر خوش ہوتا ہے تو بارش دیتا ہے اس قوم پر, پھر خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر مہمان بھیجتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر معیز مہمان بن کے گیا تھے تو ہم مانتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ان کے لیے بن کے گیا تھا ہمارے حساب سے. اگر وہ مہمان کی عزت نہیں کرتے تو پھر کیا آپ اسلام یا آپ کو مذہب اجازت دیتا ہے کہ یا آپ اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ یار جب وہ مانتے نہیں مذہب کو تو یہ بات تو نہیں آتی. تمہارے حساب سے تو ہے نا, ہم تو مانتے ہیں, وہ تو نہیں نا مانتے. وہ بھی مانتے ہیں, وہ بھگوان مانتے ہیں, بھگوان کا روح مانتے ہیں. مہمان کو ذہن میں رکھنا, اور مہمان کی عزت کرنا ایک اچھے خاندانی بندے کا شیوا ہے. وہ ہر چیز کو بھگوان مان لیتے ہیں, ہم کس کس کو کہہ رہے ہیں, وہ ان کا شیوا ہے, ان کی پرمپرا ہے. نہیں اب وہ بات اس پر چلی جائے گی. اس پر آپ چھیڑ دیا, مجھے کوئی جلسی نہیں ہے. مذہب کو چھیڑ دیا, مذہب کو نہ چھیڑو. مجھے ان کی ایسی باتیں بھی پتہ ہے کہ ابھی وہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. چلیں جی, مذہب کی بات کنکلوڈ کرتے ہیں. محمد معیز خود ناگ رگڑتا ہوا انڈیا کے پاس, وہی جس نے یہ آپ کی باتیں ہیں میرے بھائی. گیا کون ہے, بلایا کس نے, گیا کون ہے, بلایا کس نے, بلایا انڈیا نے, کیوں گیا, بلایا تو جب خود انڈیا اور کمپلینٹ لائے گیا, کیا گھنٹہ لینے گیا تھا, اس میں کیا مقاصد ہے یہ نہ آپ کو پتا. مقاصد چھوڑو, کیوں گیا, بلایا کیوں یہ بتا مجھے. مہمان تھا, پڑوسی تھا, ضرورت کیا تھی بلانے کی, جب وہ آپ کو دھتکار ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے. یہ کریکٹر فیم ہے انڈیا, یہ بڑا پن ہے انڈیا کا, یہ ڈٹائی ہے انڈیا کی میرے بھائی. یہی بڑا پن, اسے بڑا پن کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں کرا, آپ کے اندر پاور بھی ہے, آپ انڈیا کے پاس پاور بھی تکڑا ملک تھا, لیکن پھر بھی انڈیا نے صبر کا مظاہرہ کیا, ڈٹائی نہیں کی. یہ ہے اصل اسٹریٹجی. اچھا ہاں جی, اسی پر میں بات کرتا ہوں, اسی پر ایک منٹ میری بات سن. تم رہو اکڑ میں, یار میری بات, تم رہو اکڑ میں اسی پر بات, اس لیے اکیلے رہ گئے. او یار میری بات سن. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان پر اٹیک کیا نہیں کر رہے, یہ وہ کر رہے ہیں, انہوں نے اتنے مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب پاکستان اگر اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, تو یہ ڈر گئے, جن میں اتنی ہمت نہیں ہے, یہ وہ کریں گے, یہ معافیاں مانگیں گے. کنکلوڈ کرتے ہیں سب بھائی, تمہارے میں تو جنگ فیکٹر میں صاف نظر نہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے کیا فرق پڑے گا, تمہارے منہ سے تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو حقیقت ہے میں نے وہ بات کی جو جس سے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تم جو چاہے مرضی, جو مرضی ان کی تعریف کرتے رہو, جو حقیقت ہے میں نے وہ بات کر دی. ان کو عزت دی, ان کی پاور ہے, آپ جیلس نہ ہویا کریں. ملتے نہیں, میری جوتی بھی جیلس نہیں ہوتی, ملتے نہیں ویڈیو میں, کسی سے نہیں ہوتی. گاڈ بلیس یو.